हेलो बच्चों, वेलकम टू इंग्रेस एंड माय नेम इज़ चारू। तो जैसे कि बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं, नीट की अपनी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर इट इज़ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ह्यूमन फिजियोलॉजी का अपना नेक्स्ट चैप्टर है। तो अगर हम देखें इस चैप्टर से कई क्वेश्चंस नीट में हर साल पूछे जाते हैं, तो उसी तरीके से हम देखेंगे किस तरीके से कौन कौन से पार्ट से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं नीट में इस चैप्टर से, है ना। और साथ में क्वेश्चंस के साथ उनके कॉन्सेप्ट्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। देखो पहला क्वेश्चन, देखो मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन है। मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। देखो लिस्ट 1 और लिस्ट 2, रेजिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, और है अपने पास एक्सपिरेटरी कैपेसिटी एंड टाइडल वॉल्यूम। अपने को बताना है कि भाई ये सारी चीजें जो है, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, वाइटल कैपेसिटी क्या है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या है और टाइडल वॉल्यूम क्या है। ठीक है, तो एक बार इसको देखने से पहले हम समझते हैं। देखो आंसर है, पर एक बार समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज होना चाहिए। पहली अगर बात करें हम रेजिडुअल वॉल्यूम की, तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। ठीक है, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन जितना एयर हमारे लंग्स में बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। ठीक है, अगर अब हम बात करें वाइटल कैपेसिटी की, तो वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, हमने पढ़ा है वाइटल कैपेसिटी इज मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। कि भाई कितना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ इन कर सकते हैं हम थ्रू आवर लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी। अगर हम बात करें एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की, तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर हमने एक्सपायर करा है। ठीक है, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हमने एक्सपायर करा है आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। ठीक है, आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन हाउ मच वॉल्यूम ऑफ एयर भी एक्सपायर, उसकी हम बात करें तो वो क्या कहलाया जाएगा, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, फिर अगर बात करें टाइडल वॉल्यूम की, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर किसी पर्सन ने, कोई पर्सन इंस्पायर या फिर एक्सपायर करता है ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। बात समझ आई। तो अब देखो क्वेश्चन, देखो ये देखो बच्चों, क्वेश्चन पर आए पास रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन, दिस इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी हमने देखा, अभी वाइटल कैपेसिटी क्या है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर हम कितना ब्रीथ इन कर सकते हैं आफ्टर फोर्स एक्सपिरेशन, दिस इज वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, अगर बात करें एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की, तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम एक्सपायर कर सकते हैं आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन, दिस इज एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एंड डी इज टाइडल वॉल्यूम, एंड टाइडल वॉल्यूम इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, दिस इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। बात समझ आई। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए का अपने पास 3। ठीक है, तो अपना ये ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बात समझ आई। एक बार और इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे आगे क्वेश्चंस के साथ। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो दो स्टेटमेंट दे रखी है अपने को, असर्शन और रीजन। असर्शन क्या है, ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस about 20 to 25% of CO2 is carried by hemoglobin as carbaminohemoglobin। ठीक है, तो क्या कह रहा है असर्शन में कि जब गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो लगभग 20 से 25% CO2 जो है उसको कैरी कौन करता है, उसको कैरी करने वाला है हीमोग्लोबिन। ठीक है, और जब वो हीमोग्लोबिन CO2 के साथ बाइंड करता है तो उसको कार्बामिनोहीमोग्लोबिन बोला जाता है। ठीक है, तो लगभग जो कार्बामिनोहीमोग्लोबिन है या फिर हीमोग्लोबिन है वो कितना परसेंटेज, 20 से 25% ऑफ CO2 कैरी करता है। ठीक है, दूसरा क्या है रीजन, देखो दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू हाई PCO2 एंड लो PO2 इन टिश्यूज। तो ये बाइंडिंग तभी पॉसिबल है कब, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होगा बजाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कहाँ पर, टिश्यूज में। जब हाई PCO2 होगा और लो PO2 होगा, ठीक है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा, तो हीमोग्लोबिन CO2 के साथ बाइंड करके उसको ट्रांसपोर्ट कर सकता है।
तो इन दोनों में से बताना है स्टेटमेंट सही है, गलत है, क्या है, असर्शन क्या सही है, रीजन देखो तो क्या है इसमें। देखो बच्चों दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, दीज बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, आर जो है बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है assertion को। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, ठीक है। तो ये अपना क्या है, सही आंसर है। एक बार देखो करेक्ट आंसर अपना ऑप्शन नंबर 3 है। क्यों? क्योंकि 20 से 25% CO2 जो है हमारी आरबीसी ही ट्रांसपोर्ट करती है। आरबीसी में कौन? हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि बचा हुआ 70% जो है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। CO2 की अगर बात करें तो 20 से 25% ट्रांसपोर्ट करने वाला हमारा हीमोग्लोबिन है, ठीक है। और बाकी जो है मेजॉरिटी जो है CO2 की यानी कि 70% ऑफ इट इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, क्लियर। और जो 7% है, अबाउट 7% ऑफ CO2 इट इज कैरिड इन डिसॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा, प्लाज्मा के थ्रू डिसॉल्व स्टेट में ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी के अंदर। बात समझ आई या नहीं आई? ये बाइंडिंग कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब किसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा। कहाँ पर? टिश्यूज में, बॉडी के टिश्यूज में। बात समझ आई? क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये भी मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन है। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है, वाइटल कैपेसिटी क्या है और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, ये अपने को बताना है। तो बच्चों इसको एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें एक बार आपके लिए रिवाइज हो जाएं, ठीक है। तो उस पर्पज से एक बार देखो, फिर आंसर करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें टाइडल वॉल्यूम की, तो टाइडल वॉल्यूम क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ एयर किसी पर्सन ने इंस्पायर और एक्सपायर करा है ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 500 ml, 500 ml। बात समझ आई? अगर बात करें इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, IRV की, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन ने इंस्पायर करा है बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन। फोर्सिबल इंस्पिरेशन जब वो करता है तो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर फोर्सिबली इंस्पायर कर सकता है, तो वो क्या कहलाया जाएगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, 2500 to 3000 ml IRV अपना पाया जाता है। अगर बात करें एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, तो इसमें क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ एयर एक पर्सन एक्सपायर कर सकता है बाय मोस्ट फोर्सफुल एक्सपिरेशन, ठीक है। फोर्सिबली कितना अमाउंट ऑफ एयर आप एक्सेल कर सकते हो, ठीक है, ओवर टाइडल वॉल्यूम, तो वो क्या कहलाया जाएगा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अब एक्सपिरेटरी ERV जो है अपना वो IRV से कम होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है, 1000 to 1100 ml ओनली। बात समझ आई? अगर बात करें रेजिडुअल वॉल्यूम की, तो रेजिडुअल वॉल्यूम हमने क्या देखा कि कितना अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स के अंदर बच जाता है इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, ठीक है। लंग्स खाली तो नहीं होते, इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन कितना वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में बच गया, वो क्या कहलाया जाएगा, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो इसकी वैल्यू भी देखो कितनी है, इसकी वैल्यू है 1100 से 1200 ml, 1100 to 1200 ml। बात समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नहीं, इसी के आगे अपना नेक्स्ट देखो क्या डिस्कस करना है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है, ठीक है। ये क्या था अपना इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये क्या था इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, IRV यानी कि इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी जो कितनी होती है लगभग 3000 ml, और टाइडल वॉल्यूम, इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा अपना इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हम निकाल सकते हैं। सो इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन कितना पर्सन जो है, कितनी कैपेसिटी है उसके अंदर कि वो इंस्पायर कर सकता है कितने अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है, वो कितने अमाउंट ऑफ एयर जो है इंस्पायर कर सकता है इवन आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो वो कितना होगा, हम अगर IRV और टाइडल वॉल्यूम को प्लस कर दें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है अपने पास, 3500 ml। बात समझ आई? अगर बात करें एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की भी,
तो ये भी क्या है, लगभग सेम ही रहता है। इसमें एक्सपिरेटरी कैपेसिटी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टाइडल वॉल्यूम को प्लस कर देंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के साथ, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम अपना 500 होता है और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लगभग 1000 to 1100 ml होता है। तो लगभग एक्सपिरेटरी कैपेसिटी एक नॉर्मल पर्सन की कितनी होती है, 1500 से 1600 ml होती है, ठीक है। अगर बात करें फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, अपने क्वेश्चन में ये भी है, ठीक है, अपने क्वेश्चन में पूछा है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होता है। देखो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि कितना होता है, लगभग 1000 से 1100 के बीच में, उसको प्लस कर दिया अगर हम रेजिडुअल वॉल्यूम के साथ। रेजिडुअल वॉल्यूम यानी कि लंग्स में जितना वॉल्यूम बचता है एयर का इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपीरेशन, दिस इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। तो उससे हम क्या निकाल देते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो 1000 ml है अपना ERV और रेजिडुअल वॉल्यूम अपना लगभग होता है 1200 ml। तो अपना कितना आ जाता है ये 2200 से 2500 ml, 2200 to 2500 ml होता है लगभग फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। तो वैल्यूज याद रखने से बेटर है अपने को ये सारी चीजें याद हो जाती हैं अगर कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम कितना होता है, ठीक है। तो ये बेसिक्स जो है ये याद रखने हैं, ठीक है। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हम क्या क्या प्लस करके निकालते हैं, हम निकालते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इनसाइड लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन, ठीक है। इसीलिए हम इसके अंदर क्या ERV और RV को प्लस करते हैं। बात समझ आई। नेक्स्ट देखो, सो नेक्स्ट वी हैव वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी निकालने के लिए हम क्या क्या प्लस करते हैं, देखो वाइटल कैपेसिटी क्या है, अगर हम प्लस कर दें IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और साथ ही साथ टाइडल वॉल्यूम, तो अपना क्या आ जाता है वाइटल कैपेसिटी। इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड बाय मोस्ट फोर्सफुल एक्सपिरेशन आफ्टर अ डीपेस्ट इंस्पिरेशन। मतलब कि आपने डीपेस्ट इंस्पिरेशन करा, ठीक है, इंस्पायर करा गैसेस, और उसके बाद कितनी अमाउंट ऑफ एयर आप फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हो, वो क्या कहलाया जाएगा, अपना वाइटल कैपेसिटी। तो इसमें हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी लेंगे, ठीक है, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आप इंस्पायर कर सकते हो, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लिया 3000 ml, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लेंगे 1000 ml, टाइडल वॉल्यूम अपने पास कितना होता है 500 ml। तो अपना वाइटल कैपेसिटी क्या आ जाता है 4500 ml के अप्रॉक्स आता है, ठीक है। निकाला कैसे हमने, IRV ERV और टाइडल वॉल्यूम को प्लस करके हम वाइटल कैपेसिटी निकालते हैं। बात समझ आई। टोटल लंग कैपेसिटी की अगर बात करें, दैट द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी accommodated in the lungs at the end of forced inspiration, ठीक है। तो टोटल लंग कैपेसिटी निकालने के लिए हमको क्या करना है, IRV ERV और TV, ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, भाई बहुत सारी चीजें हो गई ये तीनों। तो इसमें अगर ये तीनों करेंगे, ये तीनों प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास वाइटल कैपेसिटी, पर अपने को क्या निकालना है टोटल लंग कैपेसिटी। तो उसके साथ हम रेजिडुअल वॉल्यूम को भी प्लस कर देंगे। टोटल लंग कैपेसिटी निकालने के लिए हम रेजिडुअल वॉल्यूम को भी ऐड कर देंगे अगर अपने को टोटल लंग कैपेसिटी निकालनी है तो भाई इन तीनों का जो एडिशन आ रहा था वो आ रहा था 4500 अप्रॉक्स, ठीक है। 4500 में अगर हम 1200 और ऐड कर देंगे तो लगभग अप्रॉक्स 5700 to 6000 ml, ठीक है, लगभग 6000 ml आता है अपना क्या टोटल लंग कैपेसिटी। आज समझ आई या नहीं आई, बात समझ आई। किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखो अब इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये देखो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है, वाइटल कैपेसिटी क्या है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है, नीट 2024 का ये क्वेश्चन है। तो क्या होगा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की अगर बात करें तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है अपना, अगर हम किसको प्लस करें टाइडल वॉल्यूम को, बच्चों एक्सपिरेटरी कैपेसिटी हम कैसे निकालते हैं, जब हम टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV को प्लस करें तो अपने पास क्या आ जाता है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा।
फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम अपना क्या लेकर आता है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, तो अपना बी का हो जाएगा क्या, 4। अगर बात करें वाइटल कैपेसिटी की, तो वाइटल कैपेसिटी निकालने के लिए हम क्या क्या ऐड करते हैं, वाइटल कैपेसिटी निकालने के लिए हम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, इनको अगर हम ऐड कर दें तो अपने पास क्या आ जाता है, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। तो इसके बाद है अपने पास इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो भाई ERV को प्लस कर दो किसके साथ, टाइडल वॉल्यूम के साथ, तो अपना क्या आ जाता है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। तो डी का अपने पास क्या हो जाएगा, 3। तो ऑप्शन है अपने पास, ए का है अपने पास 2, ठीक है, ये 2 ऑप्शन है। बी का है अपने पास 4th, बी का है अपने पास 4th, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बात समझ आई, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा कॉन्सेप्ट आ गया है ये अपना, वापस से इसको रिवाइज करते रहना, तुम्हारे लिए ही ये बनाए हैं बड़ी मेहनत से, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन इन एल्वियोलाई। बड़ा इजी क्वेश्चन है नीट 2024 का। विच ऑफ द फॉलोइंग में से कौन से फैक्टर्स जो है वो फेवरेबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने के लिए एल्वियोलाई के अंदर कौन से फैक्टर्स फेवरेबल हैं, ठीक है, हाई PO2 and high PCO2, high PO2 and lesser H plus concentration, low PCO2 and high H plus concentration, high PCO2 and high temperature। तो देखो जो फेवरेबल फैक्टर्स होते हैं बच्चों जिससे कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, उसके लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, इट शुड बी हाई, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, साथ ही साथ H प्लस की कंसेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। सो दीज आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल, विच आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बात समझ आई, बात समझ आ रही है। तो अगर H प्लस कंसेंट्रेशन कम होगी, हाई पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का, तो अपने क्या बन पाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर पाएगा। सो अब करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग इज, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, नीट 2023 में क्वेश्चन आया है। वाइटल कैपेसिटी लंग्स की क्या है, किस तरीके से वाइटल कैपेसिटी अभी हमने डिस्कस करा, वाइटल कैपेसिटी लंग्स की हम कैसे निकालते हैं। तो बच्चों वाइटल कैपेसिटी निकालने के लिए हमने क्या किया था, ये देखो IRV, ERV, TB, रेजिडुअल वॉल्यूम, IRV, ERV, अच्छा ये तो हो ही नहीं सकता, तो अपना क्या आ जाएगा, IRV प्लस ERV प्लस टाइडल वॉल्यूम। अगर हम इन तीनों को प्लस कर दें तो अपने पास क्या आ जाती है, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी अगर हमसे पूछता तो हम इसमें और क्या ऐड कर देते, रेजिडुअल वॉल्यूम, तो ये क्या बनाता है अपने पास, टोटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। बात समझ आई, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, so the next question we have is statement में select, अच्छा select the sequence of steps in respiration, अपने को सीक्वेंस बताना है रेस्पिरेशन में स्टेप्स का, कब पहले क्या होता है फिर बाद में क्या होता है। तो देखो स्टेटमेंट देखो, पढ़ो जरा इनको, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज ऑक्सीजन एंड CO2 अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय द सॉरी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज बाय द ब्लड, pulmonary ventilation by which atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar air is released out, utilization of O2 by the cells for catabolic reactions are resultant release of CO2। तो देखो पहला स्टेप क्या होगा इसमें से, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, अपने को सीक्वेंस पूरा डिस्कस करना है, उस हिसाब से अपने को सीक्वेंस देखो। फिर सीक्वेंस क्या होगा अपने पास,
पहला देखो सीक्वेंस क्या होगा, पहली चीज क्या होगी यहाँ पर, तो देखो अगर स्टेटमेंट देखिए तो यहाँ पर जो सबसे पहला सीक्वेंस जो होना चाहिए वो होगा पल्मोनरी वेंटिलेशन by which atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar air is released out. अब pulmonary ventilation में कहने का मतलब क्या है, ब्रीदिंग, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या होगी, ब्रीदिंग होगी, पल्मोनरी वेंटिलेशन इसको हम कहते हैं, जिससे क्या होगा हमारी जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो अंदर आएगी और CO2 रिच एयर एल्वेलाई में जो CO2 रिच एयर है वो क्या हो जाएगी, एक्सेल आउट हो जाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। सबसे पहली चीज जो होगी इसमें सीक्वेंस में होगी क्या, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगर बात करें फिर क्या होगा, जब ये गैसेस जो है इनका जो है ब्रीदिंग की जब प्रोसेस होगी इसके बाद क्या होगा, डिफ्यूजन होगा गैसेस का, ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूजन होगा अक्रॉस एल्वेओलर मेम्ब्रेन। तो अपना नेक्स्ट सीक्वेंस में क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर अगर बात करें जब डिफ्यूजन हो गया गैसेस का तो ट्रांसपोर्ट होगा गैसेस का फायदा ब्लड, ठीक है, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस विल अकर, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा नेक्स्ट सीक्वेंस में। फिर अगर देखो फिर अगर बात करें तो फिर क्या होगा, जब डिफ्यूजन हो गया ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो गया गैसेस का, उसके बाद क्या होगा, डिफ्यूजन होगा O2 और CO2 का बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, ठीक है, ब्लड ने ट्रांसपोर्ट करा, उसके बाद ऑक्सीजन और CO2 का क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, ठीक है, बिटवीन ब्लड एंड आवर बॉडी टिश्यूज। तो नेक्स्ट सीक्वेंस में क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी। लास्टली अगर हम देखें तो उसके बाद लास्टली क्या होगा, इस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है, बाय आवर सेल्स, ठीक है, जितनी भी रिएक्शंस करने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है तो उसका यूटिलाइजेशन होगा फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस और रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2। फिर क्या होगा, CO2 का रिलीज होगा। तो लास्टली वी हैव इन सीक्वेंसेस ऑप्शन नंबर ई, स्टेटमेंट नंबर ई। सो दिस विल बी द सीक्वेंस, ठीक है, तो क्या होगा, DACBE, तो ये सीक्वेंस भाई ऑप्शन नंबर ए है अपने पास। सो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। बात समझ आई? ये देखो रीजनिंग भी देख सकते हो, तुम एक बार पढ़ सकते हो। पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है, इट बिगिंस विद पल्मोनरी वेंटिलेशन जिसको हम ब्रीदिंग भी कहते हैं, जिसकी मदद से एटमॉस्फेरिक एयर जो है लंग्स में एंटर करती है और CO2 रिच एयर एक्सेल आउट होती है, ठीक है, एक्सेल आउट होती है। डिफ्यूजन होगा फिर गैसेस का, इनसाइड द लंग्स ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम द एल्वेलाई इनटू द ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाएगी, CO2 जो है ब्लड से बाहर जाएगी। फिर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, ठीक है, तो ब्लड स्ट्रीम में आने के बाद अपना क्या होगा, गैसेस का ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन और CO2 जो है ट्रांसपोर्ट होंगी फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज। फिर क्या होता है, फिर है अपने पास डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज एंड लास्टली क्या होगा, यूटिलाइजेशन होगा ऑक्सीजन का बाय आवर बॉडी टिश्यूज। बात समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें अपने को असर्शन दे रखा है, रीजन दे रखा है, ठीक है, तो देखो नीट 2023 का क्वेश्चन है ये। असर्शन में है अ पर्सन गोज टू हाई ऑल्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंसेस ऑल्टीट्यूड सिकनेस। एक पर्सन एक बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड यानी कि पहाड़ों में घूमने गया, मनाली, ठीक है, लद्दाख की बात करें, लद्दाख चला गया, तो उसके बाद वहाँ पे वो क्या फेस कर रहा है, ऑल्टीट्यूड सिकनेस फेस कर रहा है, जिसमें उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और हार्ट पैल्पिटेशंस हो रही है, हार्ट बीट यानी बढ़ रही है, ठीक है, तो हार्ट पैल्पिटेशंस हो रही हैं उसको। रीजन क्या है, ड्यू टू ये जो चीजें वो फेस कर रहा है उसका क्या रीजन हो सकता है, ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन। तो रीजन क्या बोला इसने, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड में, ठीक है, जब हम पहाड़ों में इस जगह पर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑल्टीट्यूड हाई है, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही कम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, बहुत ही कम, हायर एल्टीट्यूड। तो इस दौरान क्या होता है, हमारी बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। जो बीच एरिया है ना, जो बीच मतलब जो गोवा में तुम घूमने जाते हो, तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो एरियाज हैं ये लो ऑल्टीट्यूड पर है, ठीक है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, अपनी बॉडी को ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। लेकिन हायर ऑल्टीट्यूड में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट बच्चों क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, एंड
क्या होगा, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ऑप्शन सी विल बी आवर आंसर। बात समझ आई या नहीं आई? हाँ भाई, बात समझ आ रही है? तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, और जो रीजन है अपना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। ये पढ़ भी सकते हो, ये देखो, एट हायर ऑल्टीट्यूड्स द एयर प्रेशर इज लोअर देन दैट एट सी लेवल। तो यहाँ पर क्या होता है, दिस मीन्स दैट देयर इज लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू पुश ऑक्सीजन इनटू द लंग्स, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, विच कैन मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर द बॉडी टू गेट ऑक्सीजन विच इट नीड्स, ठीक है। तो अब होता क्या है, दिस कंडीशन कैन लीड टू ऑल्टीट्यूड सिकनेस, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड सिकनेस बोलते हैं, जिसमें सिम्टम्स क्या है कि डिफिकल्टी होती है लोगों को ब्रीदिंग में, हार्ट पाल्पिटेशंस होते हैं, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट क्या असर्शन, रीजन दोनों ही क्या होंगे, करेक्ट होंगे। बात समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए या नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है, नहीं का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। ये देखो क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वाइटल कैपेसिटी। इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है अगर देखा जाए वाइटल कैपेसिटी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी हमने पढ़ लिया था, हाँ या ना। वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें ऐड करके हम वाइटल कैपेसिटी निकालते हैं। इट इंक्लूड्स, देखो पहला है, इट इंक्लूड्स ERV, इट इंक्लूड्स ERV, टाइडल वॉल्यूम एंड IRV। Total volume of air a person can inspire after a normal expiration. It is the maximum volume of air a person can breathe in after forced expiration. अच्छा, it includes ERV, residual volume and IRV. It is the maximum volume of air a person can breathe out after a forced inspiration. इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी होंगी अपने को वो बताना है, ठीक है, अपने को बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है वाइटल कैपेसिटी के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों वाइटल कैपेसिटी जो है हम कैसे निकालते हैं, वाइटल कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, ERV, टाइडल वॉल्यूम और IRV को प्लस करके निकालते हैं। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट जो यहाँ पर करेक्ट मुझे दिख रही है वो क्या है, तो क्या होगा, इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अपनी क्या होगी, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट अगर हम वाइटल कैपेसिटी के रिस्पेक्ट में देखें तो ओनली ऑप्शन ए और ऑप्शन ई ये क्या है, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बाकी ये भी क्या है, ये गलत है बच्चों, ठीक है। अगर बात करें स्टेटमेंट सी की, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स एक्सपिरेशन, ये भी क्या है अपने पास, गलत है, ठीक है, और ये भी क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ए एंड ई विल बी द करेक्ट आंसर। बात समझ आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनमें से कौन सा जो है फंक्शन नहीं है कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जरा ध्यान से सोचने की कोशिश करो। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो कंडक्टिंग पार्ट होता है बच्चों, वो कहाँ से कहाँ तक होता है, नीट 2022 का क्वेश्चन है ये। तो कंडक्टिंग पार्ट यानी कि जब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, यानी कि गैसेज का क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है, ठीक है। गैसेज जो है तुम्हारे नॉस्ट्रिल्स से कहाँ तक जा रही है, लंग्स तक जा रही है। जो हमारा कंडक्टिंग पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का बच्चों, जो हमारा कंडक्टिंग पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो कहाँ से शुरू होता है, नॉस्ट्रिल से शुरू होता है, हाँ या ना। नोज में जो नॉस्ट्रिल्स है वहाँ से शुरू होता है, और कहाँ तक खत्म होता है, ध्यान से सुनना, कहाँ तक खत्म होता है, हमारे ब्रोंकियोल्स तक, ठीक है। कहाँ तक खत्म होता है, ब्रोंकियल। ब्रोंकियोल्स में भी अगर मैं बात करूँ तो जो भी टर्मिनल ब्रोंकियोल्स है वहाँ तक खत्म होता है। फिर हमारा जो गैसेज है वो कहाँ पर जाती है, एल्वेलाई के थ्रू क्या होती है, डिफ्यूजन होता है उनका थ्रू एल्वेलर मेम्ब्रेन। तो जो हमारा कंडक्टिंग पार्ट है वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है। उसके बाद जो अपना डिफ्यूजन होता है गैसेज का थ्रू एल्वेलर मेम्ब्रेन, वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा एक्सचेंज या फिर रेस्पिरेटरी पार्ट उसको हम कहते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज पार्ट उसको बोलते हैं, या फिर क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। वहाँ पर गैसेज का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो अब देखो इनमें से कौन सा जो है फंक्शन नहीं है कंडक्टिंग पार्ट का।
इट क्लियर्स इनहेल्ड एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, ये जो है हमारा जो कंडक्टिंग पार्ट है वो एयर को क्या करता है, बेसिकली थोड़ा फिल्टर करता है फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स, दिस इज करेक्ट। इनहेल्ड एयर इज ह्यूमिडिफाइड, इनहेल एयर जो है वो ह्यूमिडिफाइड होती है, बिल्कुल ठीक है, ये भी फंक्शन है। टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज ब्रॉट टू बॉडी टेम्परेचर, जो भी इनहेल कर रहे हैं हम एयर वो बॉडी टेम्परेचर पर लेकर आता है कौन, कंडक्टिंग सिस्टम, कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी क्या है, बिल्कुल ठीक। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, ये क्या है, ऑक्सीजन और CO2 को डिफ्यूजन जब होता है उसके लिए सरफेस प्रोवाइड करता है, तो ये क्या होगा, दिस इज इनकरेक्ट। क्यों, क्योंकि किसका काम है, ये काम है एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है, तो ये अपना कंडक्टिंग पार्ट नहीं करता है, बात समझ आई, ये कंडक्टिंग पार्ट नहीं करता है, सो दिस विल बी इनकरेक्ट और दिस डज नॉट शो द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। बात समझ आई, हाँ या ना? देखो ऑप्शन 4 is correct because the part starting with external nostrils up to the terminal bronchioles constitute the conducting part, whereas the alveoli and their ducts form the respiratory or exchange part of the respiratory system, ठीक है। The conducting part transport the atmospheric air to alveoli, clears it from foreign particles, humidifies and also bring the air to body temperature, but exchange part is the site of actual diffusion of oxygen and CO2। बात समझ आई, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पार्शियल प्रेशर्स दे रखे हैं अपने को इन mmHg ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 एट एल्वियोलाई एट द साइट ऑफ डिफ्यूजन आर। अपने को क्या पूछा है कि भाई ये बता दो कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का और पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना होता है एट द साइट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि एल्वियोलाई में अगर देखें विच इज द साइट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, इस टाइम पर पार्शियल प्रेशर कितना होता है ऑक्सीजन और CO2 का। तो ये डायग्राम देखो जरा, ये देखो यहाँ पर अपने को पार्शियल प्रेशर दिखा रखे हैं हर टाइम पर, तो ये अपनी इंस्पायर्ड एयर एक्सपायर्ड एयर है, ठीक है। एल्वियोलाई एयर की अगर बात करें तो एल्वियोलाई एयर में, एल्वियोलर एयर में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होता है 104 mmHg एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 40 mmHg, ठीक है। तो अपने को कहाँ पूछा है, कहाँ पूछा है, अपने को यहीं पर पूछा है एल्वियोलाई एट द साइट ऑफ डिफ्यूजन कितना पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन और CO2 का। तो देखो कितना होता है 104 mmHg, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का काफ़ी ज़्यादा है 104 mmHg और CO2 का बहुत कम होता है 40 mmHg, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर, ठीक है, बिटवीन बॉडी टिश्यूज, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 95 mmHg, ठीक है। ऑक्सीजन का यहाँ पर भी ज़्यादा है पर यहाँ पर देखो इसके कंपैरेटिवली कम है। CO2 का कितना होता है 40 mmHg, ठीक है। फिर अगर बात करें जब डिफ्यूजन हो गया उसके बाद यहाँ पर PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, कम हो गया है। अब यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 40 mmHg, ठीक है। जब अपना ब्लड कैसा कैरी कर रहा है, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है और CO2 का ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अपने को यहाँ पर पूछा था बच्चों, तो यहाँ पर कितना है 104 mmHg और CO2 का है 40 mmHg। तो आंसर कर लोगे, क्या होगा आंसर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 104 mmHg एंड CO2 इज 40 mmHg। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। बात समझ आई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, ठीक है। तो वहाँ पर जहाँ पर भी पूछे आपको ये डायग्राम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। दिस शुड बी लर्न एंड रिवाइज्ड थॉरोली, ठीक है, कॉन्टीन्यूअसली, और बार बार आपको रिवीजन करनी है चैप्टर्स की, तभी आपको कॉन्सेप्ट जो है बच्चों वो याद होते हैं। ये PYQ सीरीज़ का आपका PYQ सीरीज़ इसीलिए हम कर रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज हो सके, ठीक है। क्वेश्चंस के साथ कॉन्सेप्ट रिवाइज हो सके तो उससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो, अच्छा यही है नेक्स्ट। सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट द एल्वियोलाई। अच्छा फेवरेबल कंडीशंस बतानी है, अब ये क्वेश्चन अलग है, थोड़ा ही अलग है, बाकी तो सेम ही है। फेवरेबल कंडीशंस क्या होंगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कहाँ पर एल्वियोलाई में,
ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन अगर एल्वेलाई में बनना है तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या होंगी? तो देखो फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होगा या कम होगा, तो ज्यादा होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो अपने होंगे ही नहीं। हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, ठीक है ना। फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होना चाहिए, हाई या लो? भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 शुड बी लो। और H+ की कंसेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, ज्यादा या कम? तो H+ की कंसेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट condition, favorable condition which is required for the formation of oxyhemoglobin। बात समझ आई? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये देखो नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स, 2020 का क्वेश्चन है ये। सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के दौरान करेक्ट इवेंट्स बताने हैं अपने को। तो ये देखो, पहला है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, फिर है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, फिर है पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस, फिर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस। तो यहाँ पर अगर बात करें इंस्पिरेशन के दौरान करेक्ट इवेंट्स क्या होते हैं, इंस्पिरेशन के दौरान सबसे पहले इसने क्या बोला कि कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्राम का। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, व्हिच इज करेक्ट, ठीक है, दिस इज करेक्ट, हाँ या ना। इंस्पिरेशन के दौरान सबसे पहली चीज क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या है बच्चों, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स अपनी क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट अगर हम इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस, ये दोनों ही चीजें क्या हैं, गलत। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन पल्मोनरी वॉल्यूम विल नॉट डिक्रीज, बल्कि पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होती है, इंक्रीज होती है। ऑल्सो द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या होता है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होता है बजाय इंक्रीज होने के। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या होंगी अपनी गलत। जो करेक्ट सीक्वेंस जो अपने को बता रहा है, इवेंट बता रहा है, वो सिर्फ क्या होगा, 1 और 2। यहाँ पे देखो क्या चालू हो गया है, कैंसिल भाई कैंसिल, ओके कर दो, चलो सेव, चलो। हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ 1 और 2 क्या है बच्चों, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, करेक्ट इवेंट शोइंग इंस्पिरेशन, ठीक है।